क्लास 8 का चैप्टर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस, इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस और उनकी एक्सप्लेनेशन हिंदी के अंदर वो आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे, क्योंकि हमें आंसर्स को रटना नहीं है, हमें समझना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसका पहला पार्ट है नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। अब आपको कोई भी 3 कॉमन मिनरल्स के बारे में बताना है जो कि हम हर रोज के इस्तेमाल में लेकर आते हैं। इट्स आंसर इज सॉल्ट, पेट्रोलियम एंड गोल्ड आर द कॉमन मिनरल्स दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब इस सॉल्ट, पेट्रोलियम और गोल्ड के अलावा आप सिल्वर भी लिख सकते हो। आपके माइंड में कोई और आ रहा है, सपोज आयरन है, आप वो भी लिख सकते हो। आप कोई भी जो आम रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर हम जो भी ऐसे मिनरल्स यूज़ करते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपके माइंड में और कौन कौन से आ रहे हैं आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो सेकंड पार्ट इज व्हाट इज एन ओर। ओर क्या होता है? वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। और जो मेटालिक मिनरल्स हैं इनके ओर्स ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? सो इट्स आंसर इज ओर्स आर द रॉक्स विच आर माइंड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम देम। Minerals occur in different types of rocks. Some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks, and others occur in sedimentary rocks. The ores of metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formation that form large plateaus. अब यहाँ पे आपको क्या क्या बोला गया है कि यहाँ पे igneous rocks हो सकता है, metamorphic rocks हो सकता है और कुछ जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मिलते हैं। बट ज़्यादातर मेटालिक मिनरल्स के ओर्स जो हैं वो इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर मिलते हैं, जिससे कि लार्ज प्लेट्यूज जो हैं वो बिल्डअप होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया हो। और ओर्स होते क्या हैं? वो ऐसी रॉक्स होते हैं जिसके अंदर से कई सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स को निकाला जाता है, जैसे कि गोल्ड का ओर यानी कि एक ऐसी रॉक जिसके अंदर गोल्ड पाया जाता है, आयरन का ओर यानी कि एक ऐसी रॉक जिसके अंदर आयरन पाया जाता है, और कॉपर का ओर यानी कि ऐसी रॉक जो है जिसके अंदर से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। A rock that contains enough metal or metallic compound so that it can be mined profitably। यानी कि ये ना हो कि आप उसको मतलब रॉक से एक्सट्रैक्ट करने में इतना खर्चा कर दो कि उस मेटल की उतनी वैल्यू ही नहीं है। उसके अंदर इतनी मात्रा के अंदर आपका मेटल प्रेजेंट होना चाहिए कि आप उसको प्रॉफिटेबली उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सको, निकाल सको। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। अब आपको 2 रीजन्स के बारे में बताना है जो कि नेचुरल गैस के अंदर, जहाँ पे नेचुरल गैस जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सो इट्स आंसर इज 2 रीजन्स इन इंडिया रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज आर जैसलमेर एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। द यूनाइटेड किंगडम एंड द नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या आपको बताया गया कि भारत के 2 रीजन्स जहाँ पे नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो है जैसलमेर और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अगर आपको इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है तो आप इन 2 जगहों के नाम लिख सकते हो। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम यूके भी बोलते हैं, और नीदरलैंड्स, यहाँ पे जो है नेचुरल गैस जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फोर्थ, विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर ए रूरल एरियाज, बी कोस्टल एरियाज एंड सी फॉर एरिड रीजन्स। सो इसका आंसर है रूरल रीजन्स के लिए, इन रूरल एरियाज coal, solar energy, biogas and firewood can be used as source of energy. In the B part यानी कि coastal areas के अंदर wind power, petroleum and tidal power can be used as the source of energy. C, in arid regions, in arid areas, geothermal power and solar energy are the sources of energy and are the most suitable sources of energy which can be used. तो ये एरियाज के अकॉर्डिंगली आई होप आपको क्लियर हो गया हो। एक है रूरल एरियाज, कोस्टल एरियाज एंड एरिड एरियाज। रूरल के अंदर कोल, सोलर और बायोगैस, कोई भी आप 2-2, 3-3 एग्जांपल्स जो है वो याद रख सकते हो। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। आप 5 तरीके, कोई भी 5 तरीके जो आपके माइंड में आते हैं आप उनके नाम लिख सकते हो, जिससे कि आप घर पे एनर्जी को बचा सकते हो। सबसे पहला है स्विच ऑफ कर सकते हो आप अपनी लाइट्स को, फैंस को, जब आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, और सेकंड है क्लोजिंग द टैप। अगर नल का कोई भी बह रहा है या उस पर से पानी लीकेज है, ताकि पानी को हम बचा सकें, तो उसको आप अच्छी तरह से बंद कर सकते हो। यूजिंग अ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग। अगर प्रेशर कुक करते हैं हम तो चीज़ें जल्दी पकती हैं। नाउ द फोर्थ वन इज वॉकिंग और यूजिंग बाइसिकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट्स। हर बार अपना प्राइवेट व्हीकल को ना यूज़ करते हुए आप वॉक करके या फिर आप साइकिल को यूज़ कर सकते हो जब शॉर्ट डिस्टेंस पे आपने चलना है तो।
एंड द लास्ट वन इज मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड लिफ्ट्स। जितना हो सके हम रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स और लिफ्ट्स का इस्तेमाल कम करें। इससे होगा क्या, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से आपने पढ़ा होगा अपनी साइंस के अंदर भी कि एक गैस रिलीज होती है इनसे जिसको हम बोलते हैं CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हवा में एक्यूमुलेट होकर आपकी ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करती है, जिससे कि ओजोन जो है उसके अंदर एक होल हो गया और वो होल डे बाय डे हमारे इन चीज़ों की यूजेस बढ़ने की वजह से वो होल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई भी पॉइंट्स हैं तो आप उनको भी लिख सकते हो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हर एक पार्ट के, उसमें से आपको जो करेक्ट है वो बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। इनमें से जो भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कौन सा ऐसा है जो मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फर्स्ट, they are created by natural processes. Second, they have a definite chemical composition. Third, they are inexhaustible. And D, their distribution is uneven. इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि उसकी characteristics नहीं है? So its correct answer is C, that they are inexhaustible. If we will continue the use, they will definitely exhaust one day. Now the second part is, which one of the following is a leading producer of copper in the world? पूरी दुनिया के अंदर कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इन चारों में से? बोलिविया, घना, जिम्बाब्वे एंड चील। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन करेक्ट है? सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी, चील। नाउ द थर्ड वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व LPG इन योर किचन। आप इन चारों में से ऐसी कौन सी आप प्रैक्टिस करोगे कि जिसकी वजह से आपकी जो किचन में LPG है वो आप बचा नहीं सकते हो ज़्यादा? A, cooking food in an open pan kept on a low flame. B, soaking the dal for some time before cooking it. C, cooking food in a pressure cooker. D, keeping the vegetable chopped before lighting the gas for cooking. अब यहाँ पे क्या है, आपको अब 4 ऑप्शंस जो दिए हैं इनमें से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रैक्टिस ऐसी है जिसकी वजह से आपकी जो है कि LPG जो है वो आप बचा नहीं पाओगे किचन में ज़्यादा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? यस, A, कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन अ लो फ्लेम। अगर आप हल्के सेक पे करके ओपन पैन में कोई कुकिंग कर रहे हो तो दैट विल नॉट सेव योर LPG. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज गिव रीजंस. फर्स्ट पार्ट इज एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स. डैम्स के कई सारे नुकसान भी रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए बड़े बड़े डैम्स को बनाने से पहले. तो इसका आंसर है The construction of a huge dam creates large-scale destruction of natural vegetation and wildlife in those areas, which get submerged. This is not good for the ecosystem. Hence, environmental aspects must be carefully looked into before building huge dams. अब यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो बड़े डैम्स जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी वजह से उस एरिया की बहुत सारी नेचुरल वेजिटेशन जो है वो भी खत्म होती है और उस एरिया की वाइल्ड लाइफ को भी असर पड़ता है जो कि पानी के नीचे सबमर्ज हो जाती है. तो इसकी वजह से क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा. तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान से उनको मद्देनजर रखना चाहिए जब भी कोई डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं. नाउ इट्स सेकेंड पार्ट, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस. बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो कोल माइन के आसपास ही क्यों बनी होती हैं? सो इट्स आंसर इज कोल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हेंस मोस्ट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड अराउंड कोल माइंस. कोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि इंडस्ट्रीज को रन होने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो इसीलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो कोल माइन के आसपास ही लोकेट करती हैं. इससे होता क्या है, एक तो आपको जो कोल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी आपका सेव होता है और इसीलिए इंडस्ट्रीज को उसके नियर बाय ही इस्टेब्लिश किया जाता है. नाउ द थर्ड पार्ट इज पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? सो इट्स आंसर इज पेट्रोलियम इज अ वेरी वैल्यूएबल फॉसिल फ्यूल. पेट्रोलियम इज अ थिक ब्लैक लिक्विड एंड इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल फॉसिल फ्यूल है और एक थिक ब्लैक कलर का लिक्विड रहता है ये, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपकी वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है इतनी वैल्यूएशन होने की वजह से इतनी ज़्यादा इसकी इसके यूजेस बहुत हैं, इसके प्रीशियसनेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. नाउ द फोर्थ पार्ट इज क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न. वाई? अब आपको बताना है, इसका रीज़न दे रहा है कि इट्स आंसर इज
Querying creates many problems. Fine dust particles spread in the air around a querying site. Dust particles from the query can cause respiratory problems. Querying also destroys the natural vegetation and home of many wild animals. After querying, pits are not covered, so they may cause environmental hazards. जब चट्टानों के अंदर से रॉक्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या मार्बल्स पत्थर वगैरह के लिए जब चट्टानों की खुदाई की जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी डस्ट जो है उस एरिया के अंदर फैल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं या आसपास के एरिया में लोगों को रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हवा के अंदर ही रहते हैं। तो और जो क्वेरी करने के बाद में जो खड्डे बन जाते हैं उनको भी कवर नहीं किया जाता कई बार, इसकी वजह से कई सारे एनवायरमेंटल हजार्ड्स होने के नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, जिसका पहला पार्ट है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। कन्वेंशनल का मतलब है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो चीज़ें कॉमन यूज के अंदर बहुत लंबे समय से थी उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है कि कन्वेंशनल की ऑल्टरनेट फॉर्म्स, यानी कि मॉडर्न टाइम के अंदर जिनके यूजेस किए जा रहे हैं, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनके ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं और इनका इस्तेमाल मॉडर्न टाइम में आज के वक्त में किया जा रहा है, उनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। कन्वेंशनल का एग्जांपल है आपका फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स, दीज आर द टू मेन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। And in the case of non-conventional, renewable sources of energy like organic waste, tidal energy, wind energy, these are the non-conventional sources of energy. Now the second part. अब second part के अंदर आपको difference बताना है बायोगैस और natural gas के बीच में। बायोगैस क्या है? The gaseous fuel formed from the conversion of organic waste such as dead plants, animal material, animal dung and kitchen waste is called the biogas. ऐसा फ्यूल जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाया जा रहा हो, जैसे कि जो कई सारे पौधे हैं या एनिमल मटेरियल है या एनिमल वेस्ट है, किचन वेस्ट है, उनसे जो बनने वाला फ्यूल है उसको हम बायोगैस बोलते हैं। नेचुरल गैस इज एक्सट्रैक्टेड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सर्फेस। जब क्रूड ऑयल को सर्फेस पर लाया जाता है तो उससे पहले जो ऊपर टॉप पर प्रेजेंट रहती है दैट इज नेचुरल गैस। अब सेकेंड पॉइंट है बायोगैस का, इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और नॉन नेचुरल गैस जो है, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल से एक्सट्रैक्ट की जा रही है, फॉसिल फ्यूल के टॉप साइड पे जब निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, तो उसके सबसे ऊपर जो है वो नेचुरल गैस प्रेजेंट रहती है, तो इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। थर्ड पॉइंट इज फेरियस और नॉन फेरियस मिनरल्स के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। फेरियस वो मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जैसे कि आयरन ओर, मैग्नीज, क्रोमाइट्स, ये सब कुछ फेरियस होते हैं। नॉन फेरियस जिसके अंदर कोई भी आयरन नहीं प्रेजेंट होता। अब यहाँ पे आप इसके डिफरेंस में जो पॉइंट हाईलाइट कर रहे हो ना, यानी कि इट कंटेन्स आयरन एंड इट डज नॉट कंटेन आयरन, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, ये नॉन फेरियस मिनरल्स हैं। फेरियस की प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें आयरन है तो वो मैग्नेटिक इन नेचर है। नॉन फेरियस का मतलब है दैट दे आर नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि उसके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक एंड द नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जो कि मेटल्स की रॉ फॉर्म होती है, ठीक है। मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं विच कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म, और नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं विच डज नॉट कंटेन मेटल एलिमेंट्स इन देम, उनको हम बोलते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। इनके अंदर कोई भी मेटालिक एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। और मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल हैं जैसे कि बॉक्साइट, मैग्नीज, और नॉन मेटालिक के एग्जांपल हैं माइका, लाइमस्टोन और जिप्सम। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो के आंसर सारे के सारे समझ में आए हों। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो उसको कमेंट्स में लिख के मेरे से ज़रूर पूछना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर